So through this video we will cover the process flow, means what exactly happened by consent process and how ICP works, वो हम इस वीडियो में ICP में एक्चुअल में तीन बेसिक जो है स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज द वॉलंटरीनेस, मतलब इफ द पेशेंट has given the consent, yes or no, what information has been given to the patient, and comprehension means उस information को properly उसको दिया गया है कि नहीं, और इन दोनों के आधार पर पेशेंट ने अपना वॉलंटरीनेस दी. इसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि शोधकर्ता की जो टीम है उसने पेशेंट के पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनको क्या जानकारी प्रदान कर रही है. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद डिस्कशन होता है और एक किस्म का इंटरेक्शन होता है शोधकर्ताओं में और पार्टिसिपेंट्स के बीच में, जो कि सबसे मुख्य भाग है. मींस किस रूप में और किस तरीके से जानकारी को प्रस्तुत किया जा रहा है पेशेंट को, पूरी पारदर्शिता के साथ या नहीं. इसके बाद पेशेंट पूरे इस चीज को समझते हैं, उनको सारी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी बतानी पड़ती है कि क्या उनके साथ क्लिनिकल ट्रायल में होने वाला है, जिसके आधार पर यह फैसला होता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं. अगर नहीं करेंगे तो एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, और अगर करेंगे तो एक अग्रीमेंट होता है जो कि रिटन, वर्बल, विटनेस एंड रिकॉर्डेड. मींस रिटन इन द सेंस लिखित में होगा, सारे साइन होंगे, मौखिक रूप से उन्हें बताया जाएगा, उनकी रिकॉर्डिंग होगी और वीडियो भी रिकॉर्डिंग होगा जिसमें वो बोलेंगे, और इसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल को शुरू किया जाता है. चूंकि क्लिनिकल ट्रायल्स की जानकारी और उसमें होने वाली गतिविधियां एक्सट्रीमली टेक्निकल होती हैं, बहुत तकनीकी होती हैं, जैसे कि एक आम इंसान जिसने डॉक्टरी या फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसमें जो तकनीकी शब्द हैं उनको समझ पाना, उन्हें उनके बारे में जानना बहुत कठिन होता है किसी भी आम इंसान के लिए. यही स्थिति बन जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स के इंफॉर्मेशन कंसेंट में. मतलब अभी जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब वो शोधकर्ता की टीम उन्हें क्लिनिकल ट्रायल के कंटेंट के बारे में बताती है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करते हैं दोनों ही, वो अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. सबसे पहला ये टेक्निकल लैंग्वेज. ऑब्वियस सी बात है कि क्लिनिकल ट्रायल इज फुल ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे तोड़ मरोड़ के हिंदी में या फिर किसी भी भाषा में कितना भी तब्दील किया जाए, लेकिन टेक्निकल टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल्स के नेम है, दवाओं के नाम है, उनको कोई हल नहीं, उनका कोई विकल्प नहीं है. इसके बाद सबसे पहली चीज मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में अनसर्टेनिटी, मतलब जो भाषा और उनकी जानकारी से पूरी होती है, ये अनसर्टेनिटी बहुत होती है. दूसरी बात, ऐसा इसकी वजह से कैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर कई बार पेशेंट नहीं समझ पाते कि इस होने वाले ट्रायल से उनकी जान को भी खतरा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो कि वो समझ नहीं पाते, जिससे कि उन्हें पूरी तरह से समझना बेहद जरूरी है. साथ ही साथ डॉक्टर्स भी काफी हरीड हो जाते हैं, प्रेस्ड हो जाते हैं मल्टीपल ड्यूटीज से, क्योंकि बहुत कुछ परफॉर्म करना होता है उसमें. इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट भी काफी फेस करते हैं, जैसे लिमिटेड नॉलेज. अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उनको समझना मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिकेशन, ड्रग्स, प्रोसीजर उनके ऊपर यूज किया जाएगा. और पेशेंट को अटेंटिव और जो है कंसंट्रेशन के साथ बहुत ध्यान देना होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी संभव नहीं हो पाता क्योंकि सब पेशेंट्स की जो स्थिति होती है वो एक सी नहीं होती और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये कॉमन सी सेंस की बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि जो सब्जेक्ट है वो पेशेंट है एक्चुअल में, और पेशेंट का अटेंटिव रहना, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये बहुत जरूरी है. और इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि फियर, एंजाइटी, सिलेक्टिव हियरिंग. और ये वो कॉमन सेंस की बात है कि पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी उसकी कंडीशन काफी प्रॉब्लम में है. जो आईसीपी में गाइडलाइंस हैं वो न्यूरेमबर्ग कोड, डीओएच, आईसीएस सेक्शन 4.8 एंड आईसीएमआर गाइडलाइंस फॉलो होती है इंडिया में, एंड लॉस के तहत 45 सीएफआर 46
21 CFR एंड शेड्यूल वाई, और ये सारी डिटेल्स उसमें आती हैं। ICMR की गाइडलाइंस जो कि पब्लिश होती हैं, जिसके बेसिस के ऊपर ही क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस। ये एथिकल गाइडलाइंस में सारे पैरामीटर्स, सारे प्रोसीजर मेंशन हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल को मरीजों के ऊपर कैसे परफॉर्म करना है, जो कि 2000 में ICMR ने पब्लिश किया था। लास्ट जो है तो उसके बाद 2006, और एवरी 5 ईयर्स ये रिपीट होता है, अपडेट होता है। ICMR गाइडलाइंस में जो कि चीजें मेंशन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब किस मकसद से वो शोध की जा रहा है। उसके बाद कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, कब तक ये क्लिनिकल ट्रायल चलेगा, इसकी पूरा विवरण, क्या तरीका अपनाया जाएगा, किस तरीके से उसे फॉलो किया जाएगा, क्या जांच पड़ताल उसमें की जाएगी, मतलब जो मेडिकेशंस हो जाएंगे उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, और क्या पेशेंट्स को हार्मफुल रिस्क और तकलीफ होने वाली है। ये सारी चीजों का विवरण ICMR के गाइडलाइंस को स्टैंडर्डाइज रूप में क्लिनिकल ट्रायल की टीम्स को फॉलो करना पड़ता है। ट्रायल्स के दौरान कई बार बहुत तरह की इंजरी और घटनाएं हो जाती हैं, और इसके बारे में पेशेंट को बताया भी जाता है, लेकिन फिर भी नियम, कायदे और कानून के हिसाब से ये लॉज हैं कि पेशेंट को हर रूप में कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जो कि एग्रीमेंट में साइन भी होता है, कंपनी भी साइन करके देती है, और पेशेंट भी इस बात को एग्री करते हैं कि कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये कॉम्पनसेशन के क्या आधार हैं, उसमें सबसे पहला, अगर कोई भी जो उपयोग की जाने वाली दवा या चीज यूज की जा रही है, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो शोध करता है या टीम में जो भी पर्सन है, जो लोग कर रहे हैं, उनकी किसी गलती की वजह से पेशेंट को हानि हो जाए, चाहे स्वास्थ्य की हो, शरीर की हो या जान की हो। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट का ट्रायल पेशेंट के ऊपर हो रहा है, वो थेरापेटिक इफेक्ट देने से फेल हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लासिबो। प्लासिबो का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई पर्पस, जो मेडिकेशन जिसको इंटेंशनली दिया जा रहा है लेकिन वो थेरापेटिक बेनिफिट नहीं दे पाया, और उल्टा उसके साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स आ गए। ये इसलिए काउंट होगा क्योंकि पेशेंट को बताया जाता है कि इसमें थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर वो मिला नहीं तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा, ऐसा कि कई बार परिवार के लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बच्चे को उसके आगे के भविष्य, उसकी शिक्षा, भरण पोषण के लिए पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाता है कंपनी द्वारा। और ये जो कंडीशंस हैं, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स हैं, थर्ड अमेंडमेंट 2011 के, उसमें भी ये चिन्हित हैं। अगर जो टेस्ट है, प्रोसीजर है, जेनेटिक्स से HIV के ऊपर हो रहा है, तो पेशेंट की काउंसलिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीधे सीधे लाइफ रिस्क होती है। इसी के साथ साथ स्टोरेज पीरियड ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, या फिर ड्रग जो पार्टिसिपेंट रिगार्डिंग फ्यूचर यूज ऑफ सैंपल है, सो इन सारी चीज़ों का रिसेप्ट और वो सारी चीज़ें उन्हें देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट के सैंपल, जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, अगर उन्हें फर्दर आगे यूज करना होता है स्टोरेज कंडीशन के लिए, तो उन्हें वो सारी जानकारी दी जाती है। So this was a short, quick, brief video on informed consent process, and consisting the conceptual framework along with the some of the components and guidelines as per the ICMR. Thank you.